नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज हम भारतीय की संघीय व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। विश्व के वैसे तो अनेक देशों में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। विश्व का प्रथम देश अमेरिका था, जिसने लिखित रूप में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ संघीय शासन व्यवस्था को भी स्वीकार किया गया था। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो अन्य देशों की संघीय शासन व्यवस्था से भिन्न है, अलग है। सामान्यतः जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है: एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था या इसे संघवाद सरकार भी कहते हैं। जब संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा या विभाजन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से केंद्र सरकार, जिसे संघ सरकार भी कहते हैं, और राज्य सरकारों और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था या संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत भी एक संघीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में संविधान द्वारा प्रारंभ में शक्तियों का दो भागों में विभाजन किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू करके त्रिस्तरीय शक्ति विभाजन को भारत में स्वीकार किया गया है। फिर यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली को कौन से देश से अपनाया, या किस देश की शासन प्रणाली के अनुसार भारत की संघीय शासन प्रणाली है। तो भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वह मुख्यतः कनाडा की 1967 की जो संघीय शासन प्रणाली है उस पर आधारित है। कनाडा में 1867 में कनाडी संघ का गठन किया गया था, और उसी का अनुसरण करते हुए भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। हालांकि कुछ संघीय स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का जो मॉडल था उसमें भी संघात्मक शासन व्यवस्था पर बल दिया गया था, उसका कुछ भाग भी भारत के संविधान में अपनाया गया है। तो प्रश्न पूछते हैं कि भारत की संघीय प्रणाली कौन से देश की संघीय प्रणाली पर आधारित है। कनाडा की संघीय प्रणाली पर आधारित है, और 1935 के अधिनियम के भी कुछ तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि आदर्श संघवाद की जो शासन प्रणाली, अगर विश्व में आदर्श के रूप में अगर संघात्मक शासन देखें तो अमेरिका का है, लेकिन भारत ने अमेरिका की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, क्योंकि कनाडा की जो शासन प्रणाली है वो भारत की संघीय शासन प्रणाली के समतुल्य है। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं कनाडा की शासन प्रणाली में केंद्र सरकार को दी गई है, भारत में भी केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई है। इसके साथ साथ अगर हम संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप देखें तो भारत के संविधान और प्रस्तावना में कहीं भी संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी संघीय जो शासन प्रणाली है उसमें संघ जो शब्द है वो एक जगह है। अनुच्छेद एक एक में ये कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है, भारत राज्यों का संघ है या भारत शब्द और इंडिया दोनों शब्द लिखे गए हैं, हिंदुस्तान शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, और यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट अंग्रेजी जो वर्ड है वो यूनियन ऑफ स्टेट का उल्लेख आता है। तो यहाँ बार बार प्रश्न पूछते हैं कि अनुच्छेद एक में कैसा उल्लेख किया है, या भारत में संघीय प्रणाली में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत संघ की इकाइयों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत की जो संघीय प्रणाली है वो अमेरिका की संघीय प्रणाली से अलग है। अमेरिका के अंदर 50 राज्यों से मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय शासन बना, लेकिन 50 में से कोई भी राज्य जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का न कोई राज्य न ही कोई केंद्र शासित प्रदेश भारत संघ से अलग हो सकता है। इसके साथ साथ प्रथम अनुच्छेद के ही पार्ट 2 में ये उल्लेख किया गया है,
भारत की जो अनुसूचियां हैं 12, उनमें प्रथम जो अनुसूची है, इस प्रथम अनुसूची में राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में आने वाले संपूर्ण राज्य भारत के अंग हैं, तथा अनुच्छेद 1(3) में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में आने वाले राज्य और अर्जित राज्य भी भारत संघ के राज्य कहलाते हैं। मैंने पहले बताया कि संघवाद जो शब्द है उसको ये अंग्रेजी के फेडरलिज्म शब्द से बना है। अंग्रेजी के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अर्थ संघवाद होता है और फेडरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फॉइड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है संधि, समझौता या अनुबंध। यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि क्या भारतीय संविधान में फेडरलिज्म शब्द का कहीं उल्लेख किया गया है, तो हम कहेंगे नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का ही उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में फेडरलिज्म शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संघ को दर्शाने के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। इसके साथ साथ अब ये पढ़ेंगे कि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है मुख्य। तो विश्व का सबसे प्राचीन जो परिसंघीय संविधान है तो वो अमेरिका का माना जाता है। इसके संविधान के बारे में ये उल्लेख किया गया है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, कि अमेरिका का जो संविधान है वो राज्यों को तोड़ मरोड़ नहीं सकता, राज्यों के नाम क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, तो इसलिए अविनाशी राज्य का और अविनाशी संघ कि जो संघ है इसका भी विनाश नहीं किया जा सकता, ये उक्ति अमेरिका के संघीय प्रणाली के बारे में उल्लेख आता है। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश की संघीय प्रणाली की विशेषता है, अमेरिका। और भारतीय संघवाद के संबंध में कहा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, कि भारत के राज्यों का विनाश किया जा सकता है। कहने का मतलब जब 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया तो भारत में मूल राज्यों की संख्या 14 थी, जो आज बढ़कर ज़्यादा हो गई। तो विनाश कि राज्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत भारत के राज्यों की सीमा में को बदला जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, राज्य को 1 से 2 राज्य बनाए जा सकते हैं। तो भारत के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, लेकिन भारत का जो संघ है वो अविनाशी है, जबकि अमेरिका का के राज्य भी अविनाशी हैं और संघ भी अविनाशी है। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का संघ कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में, उसके स्वरूप के बारे में अनेक विचारकों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। जैसे लोकतंत्र के संबंध में अनेक विचारक अपनी अलग अलग परिभाषा देते हैं, ऐसे ही भारत की संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके बारे में भी भारतीय और विदेशी विचारकों ने अपने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। यहाँ भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये मत किसका है। तो प्रो अलेक्जेंड्रोविच ने भारत के संघ को एक सच्चा संघ कहा और इसे उन्होंने कहा कि भारत का जो संघीय शासन प्रणाली है वो वास्तव में सच्चा संघ है, इसे अर्ध संघ कहना गलत है, भ्रामक है। प्रो पायली ने कहा भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक है और आत्मा एकात्मक है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत के संविधान का ढांचा संघात्मक और आत्मा एकात्मक है, किसने कहा? प्रो पायली ने। प्रोफेसर डीडू बसु ने भारत के संविधान के बारे में, संघीय शासन प्रणाली के बारे में कहा कि न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक, बल्कि दोनों का इसमें मिश्रण है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के बारे में कहा कि भारत का संविधान लचीला है। भारत के संविधान की संरचना जो है, जो ढांचा हो, परिसंघात्मक है। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जबकि जी.एन. जोशी और के.सी. वहियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय शासन कहा। दोनों ने कहा, जी.एन. जोशी और के.सी. वहियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय शासन प्रणाली कहा।
ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया कि भारतीय संघीय प्रणाली को सहकारी परिसंघवाद की संज्ञा किसने दी? ग्रेनविल आइंस्टीन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की या परिसंघवाद की संज्ञा दी। यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सौदेबाजी का संघवाद भारतीय संविधान को किसने कहा? मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा। इसके साथ साथ आइवर जेनिंग्स ने भी भारतीय संविधान के बारे में कहा कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ ये संघात्मक है, कि भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक तो है लेकिन ये केंद्रीकरण का रूप इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ केसी विहर ने अपने ऊपर भी पढ़ा, केसी विहर की पुस्तक फेडरल गवर्नमेंट में इसने बताया भारतीय संविधान मुख्यतः एकात्मक राज्य है, संघीय विशेषताएं इसमें नाममात्र की हैं, लेकिन इसने भी इसे अर्धसंघीय कहा। इसके साथ साथ माइकल स्टेवर्ट ने अपनी पुस्तक में भारतीय संविधान को एकात्मक राज्य तथा संघात्मक राज्य के बीच का रूप बताया। इसके साथ साथ व्यवहारिक रूप में देखें, संविधान लागू होने के बाद से लेकर अब तक की स्थिति का देखा जाए तो भारतीय संविधान को मोटे रूप से मैंने 6 चरणों में इसे विभाजित किया है और 6 चरणों में इसे समझाने का प्रयत्न किया है। 1950 से लेकर 1967 तक का जो संवाद का अगर स्वरूप देखें हम, तो हमें ये केंद्रीकृत संवाद के रूप में दिखाई देता है। 1950 से लेके 1967 तक का जो संवाद है वो हमें केंद्रीकृत संवाद के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि इसको केंद्रीकृत संवाद इसलिए कहा गया क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की केंद्र में भूमिका बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि राज्यों के मुख्यमंत्री का निर्णय भी या मुख्यमंत्री का चयन भी केंद्र के द्वारा ही किया जाता था। इसलिए 1950 से 67 तक के भारतीय संघवाद के काल को केंद्रीकृत संघवाद के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, 1967 से 1971 के काल को सहयोगी संघवाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल में केंद्र में कांग्रेस की सरकार तो थी लेकिन कांग्रेस बटी हुई थी, इसलिए केंद्र सरकार कमज़ोर थी। राज्यों में भी गठबंधन की या साझा सरकारें स्थापित हो गई थी तो वो भी कमज़ोर थी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक दूसरे को टक्कर देने की स्थिति में नहीं थी, या यूँ कहें दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं था। दोनों ही सरकारें किसी भी प्रकार का निर्णय लेते समय आपसी सहयोग से ही निर्णय लेती थी, समन्वय से निर्णय लेती थी। इसलिए 1967 से 1971 के काल को सहयोगी संघवाद के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, 1971 से 1977 का जो काल था वो एकात्मक संघवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार स्थापित हुई। इंदिरा गांधी ने शक्तिशाली वर्चस्व स्थापित किया और इसी समय न्यायपालिका को 42वें संविधान संशोधन और अन्य संशोधनों के द्वारा कमज़ोर किया गया और राज्य की सरकारों का गठन भी इंदिरा गांधी ने अपनी इच्छा अनुसार किया। इसलिए इस काल को हम एकात्मक या शक्तिशाली केंद्र या एकात्मक संघवाद के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में 1977 में चौथा 1977 से 1996 का काल। 1977 में मोरारजी देसाई जनता सरकार बनी और 1996 तक जो सरकारें चली उसमें कुछ समय को छोड़कर इस समय को हम सहकारी संघवाद या सहयोगी संघवाद के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें भी केंद्र और राज्यों की बराबर भूमिका रही, बराबर गठबंधन की सरकारें बनी। इसके साथ साथ 1996 से 2014 प्रारंभिक मोदी सरकार के शासनकाल को या मोदी सरकार के प्रथम जो था उसको सौदेबाजी का संघवाद कहते हैं।
हमने ऊपर पढ़ा, मोरिस जॉनसन ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा, क्योंकि 1996 के बाद भारत में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। गठबंधन की सरकारें बनी और सरकारें लंबे समय तक नहीं चल पाई। सरकारें लचीली बनी, शक्तियों का व्यापक स्तर पर विकेंद्रीकरण हुआ, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला और न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका बढ़ी। इसलिए जोड़ तोड़ की सरकार बनी। इसलिए 1996 से 2014 के काल को सौदेबाजी का संघवाद कहा जाता है। फिर 2014 में पुनः एनडीए की सरकार बनी। प्रारंभिक एनडीए की सरकार को हम सहयोगी संघवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मोदी सरकार ने राज्यों सरकारों का सहयोग लेते हुए कार्य किया। क्योंकि प्रारंभ में जो योजना आयोग था उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग में राज्यों की भूमिका बढ़ा दी गई। इसलिए प्रारंभिक मोदी सरकार को सहयोगी संघवाद के रूप में जाना जाता है, लेकिन द्वितीय मोदी सरकार जो बनी उसे एकात्मक संघवाद के रूप में जाना जाता है। और वर्तमान में जब कोविड-19 जो प्राकृतिक आपदा चल रही है, कोविड-19 वायरस जो चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया और पूरे भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत न तो केंद्र और राज्य के किसी संगठन या परिषद से सलाह ली गई, न ही राज्य सरकारों की कोई बैठक हुई, और एक ऐप आरोग्य सेतु ऐप जारी कर दिया गया जिसका अनुपालन करना अनिवार्य था। इसके साथ साथ बिना अनुमति के कर्मचारियों की वेतन कटौती भी की गई तथा अन्य प्रकार के राज्य सरकारों पर नियंत्रण भी लगाया गया। तो हम कह सकते हैं कोविड-19 में संघवाद का जो स्वरूप था भारत में, वो पुनः एकात्मक संघवाद के रूप में दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना न भूलें। पुनः धन्यवाद।